हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 टू 30 तक, टोटल 15 क्वेश्चंस का। इसके पहले का 1 से लेके 15 तक का क्वेश्चंस हमने इसके पिछले सेशन में डिस्कस किया है, जो कि इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो ये सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, सीखने डैश आकलन आकलन और अनुदेशन के बीच डैश के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन गिवन है, तो इसमें से क्या करेक्ट आंसर होगा आप लोग को आंसर करना है। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट में है के लिए संबंधों। ठीक है, दो ब्लैंक यहाँ दिया है, आपको उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करना है। फिर नेक्स्ट में दिया है के लिए अंतर। फिर थर्ड में दिया है का अंतर। फिर दिया है का और भिन्नता। तो यहाँ पे क्या इसका आंसर होना चाहिए, आप लोग आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है अंतर, तो ये निगेटिव है, इसको देख के हटा देंगे। इसमें भी लिखा है अंतर, ये भी हटा देंगे। इसमें भी लिखा है भिन्नता, तो इसे भी हटा देंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट नंबर। तो आप इस तरह से कीवर्ड्स को पकड़ के इजिली वे में आंसर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, सीखने के लिए आकलन आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आंसर करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या कहता है कि विज्ञान के प्रयोगों में, ठीक है, विज्ञान का जो प्रयोग होता है, तो सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियां क्या करती हैं, तो आंकड़ों को रिकॉर्ड करने तथा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। ठीक है, तो यह प्रवृत्ति क्या दर्शाती है, तो सीधा सा बात है कि यह रूढ़िबद्ध धारणा को दर्शा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट में है लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसे काम करना पसंद करती हैं जिनमें ऊर्जा की खपत कम होती है। सेकंड में कहता है कि लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती है और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखती है। ठीक है, थर्ड में है पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती है। ठीक है, और फोर में है लड़के उपकरणों को ज़्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्यों को करने में प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इसका आंसर होना चाहिए, आप लोग आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया। तो देखिए, ये तो सीधा बात है कि रूढ़िबद्ध धारणा है, इसका मतलब ये क्या, इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए, थर्ड नंबर। पुरुष और स्त्री जो है रूढ़िबद्ध भूमिकाएं जो है विद्यालय में भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट नंबर में देखें तो यहाँ पे क्या कहता है, लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसे काम करना पसंद करती है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होती है, ऊर्जा की खपत कम होती है। तो इसका मतलब क्या है, लड़कियों को आप कमजोर समझ रहे हैं, तो ऐसा निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कहता है लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती है, इसका मतलब ये हुआ कि लड़के जो है कम होता है, तो ये तुलना हो गया, तो इसको भी नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे कहता है कि लड़के उपकरणों को ज़्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा कुशलता से लड़के कर सकते हैं, इसका मतलब लड़कियां नहीं कर सकती हैं, तो ये तुलना हो गया, तो इससे भी हम लोग हटा देंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो थ्री नंबर। ठीक है दोस्तों, एक बार सभी वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से रोजाना टेस्ट होता रहता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डैश करते हैं, यह सीखने के वातावरण डैश। ठीक है, तो यहाँ पे आपको भरना है दोनों ब्लैंक में। ठीक है, तो जो अप्रोप्रिएट होगा वो आपको भरना है। तो फर्स्ट में कहता है कि व्याख्यित पर, उससे सेकंड में भरना है पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सेकंड में निर्मित पर प्रभाव पड़ता है। थर्ड में रूपांतरित को क्षुब्ध करता है। ठीक है, और फोर में है परिभाषित को कम प्रभावी बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए, आप लोग कीजिए। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको सीधा यहाँ की पॉइंट से ही पकड़ में आ गया। व्याख्यित, परिभाषित, ये सब नेगेटिव होता है, आपको मैंने बताया था, तो इसको देख के ही आप लोग दो ऑप्शन तो हटा सकते हैं। बाकी बचा दो और तीन। इसमें आप जब कंपैरिजन करेंगे तो एक में लिखा है निर्मित, एक में लिखा है रूपांतरित। ठीक है, तो इसको यहाँ पे रूपांतरित का एग्जैक्ट क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एडेप्ट होता है, और निर्मित तो होता है कंस्ट्रक्ट। तो एडेप्ट का मतलब हो गया कि अनुकूल बनाना। ठीक है, और निर्मित हुआ कि बनाना। तो यहाँ पे देखिए कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को बनाते हैं, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा सेकंड नहीं होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो
थर्ड नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि जो जेंडर होते हैं कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर क्या करते हैं तो अनुकूलित करते हैं, यानी कि अडेप्ट करते हैं। ठीक है, यह सीखने के वातावरण को क्या करता है, क्षुब्ध करता है। अगर पॉजिटिव वे में लेता है तो अच्छा पॉजिटिव वे में जाएगा, और नेगेटिव वे में होगा तो वो क्या होगा, उसको क्षुब्ध करेगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस का जो ऑप्शन है इस तरह से हम लोग एनालिसिस करते हैं और आंसर करते हैं। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसमें कहता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, तो इसमें जो ये अनिवार्य शब्द बताया गया है तो इसका क्या अर्थ है आपको बताना है। तो फर्स्ट में है दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डालना, यह है। या फिर सेकंड में अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। थर्ड में है केंद्र सरकार दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। फोर में है उचित सरकारें दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। तो इसका क्या होना चाहिए आप लोगों के अकॉर्डिंग, आप लोग आंसर कीजिए। बहुत अच्छा। तो देखिए इसमें अगर हम देखें तो अनिवार्य शब्द का यहाँ पे जो अर्थ है उसका मतलब हो जाएगा उचित सरकारें, जो भी उससे संबंधित सरकारें हैं तो उचित सरकारें दाखिले, ठीक है, बच्चे का जो दाखिला होगा, इनरोलमेंट होगा, ठीक है, उसका जो प्रेजेंटेशन होगा क्लास में जो प्रेजेंट होगा वो उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 नंबर। तो आप लोगों ने जो भी 4 किया है आंसर वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने बीएड बीटी किया है तो पाठ योजना तो बनाया होगा, लेसन प्लान जिसको कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा जो है इसमें शामिल नहीं है, आप लोग आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो आंसर कीजिए। तो फर्स्ट में कहता है उद्देश्यों की स्पष्टता। ठीक है, सेकंड में है शिक्षण का ज्ञान, थर्ड में है योजना की दृढ़ता, फोर में है शिक्षार्थियों का ज्ञान। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आप लोग बताइए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा योजना की दृढ़ता। ठीक है, बाकी यहाँ जो 1, 2 और 3 है तो ये पाठ योजना यानी कि लेसन प्लान में ये इन्वॉल्व होता है, शामिल होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो जिनका 3 है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए दोस्तों, एक बार सभी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है। ठीक है, तो अधिगमकर्ता का स्व नियमन जो होता है यानी कि जो सेल्फ रेगुलेशन होता है इसका क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो फर्स्ट में है स्व अनुशासन और नियंत्रण, सेकंड में है अपने सीखने की स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। ठीक है, अनुवीक्षण क्या हो जाता है तो मॉनिटर। ठीक है, उसके बाद थर्ड में है विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम एवं विनियम। उसके बाद फोर में है विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। स्वनियमन यानी कि सेल्फ रेगुलेशन का जो यहाँ पे अर्थ है अधिगमकर्ता के लिए वह क्या हो जाएगा। बहुत अच्छा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट में नियंत्रण, तो नियंत्रण कंट्रोल वर्ड जिसमें भी मिले उसे देख के ही हमें नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे है सेकंड में अपने शिक्षण का स्वयं अन्वेषण करने की योग्यता, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा सेकंड नंबर ही हो जाएगा। ठीक है, एबिलिटी टू मॉनिटर देयर ऑन लर्निंग, यही होता है अधिगमकर्ता का स्व नियमन। अगर हम थर्ड का बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नियम एवं विनियम। ठीक है, तो ये सारा जहां भी नियम विनियम ये सब मिले, मानक ये सब वर्ड मिले, इसे देख के ही हमें हटाना है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही सारा चीज है। ठीक है, विनियम यानी कि नियमों का जो भी है इस सब का निर्माण करने की बात हो रही है, तो ये सब भी हम लोग क्या करेंगे तो नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। जॉन डेवी द्वारा समर्पित या समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। ठीक है, लैब विद्यालय जो है, ठीक है, इसका क्या इन लैब स्कूल्स, तो इसके उदाहरण कौन सा है, तो फैक्ट्री विद्यालय है, प्रगतिशील विद्यालय है, पब्लिक विद्यालय है, या फिर सामान्य विद्यालय है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर। बहुत अच्छा।
तो देखिए यहाँ पे लैब विद्यालय जो जॉन डेवी ने इसको समर्थन किया था, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्रगतिशील विद्यालय। यानी कि विद्यालय में अगर लेबोरेटरी होगा तो बच्चे में क्या आएगा, क्रिएटिविटी आएगा, वो कुछ न कुछ वो अच्छा करेगा, तो वो विद्यालय क्या होगा, तो प्रगतिशील विद्यालय का एक उदाहरण माना जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है कि सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि, ठीक है, क्या है, तो समूह परियोजना गतिविधि यानी कि ग्रुप प्रोजेक्ट एक्टिविटी डैश का एक सशक्त साधन है। तो फर्स्ट में है सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने, ठीक है, सेकंड में है शिक्षकों के भार को हल्का करने, थर्ड में है रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने, फोर में है अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने। तो यहाँ पे इसका क्या आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर, यानी कि सामाजिक भागीदारता को सुगम बनाने। सेकंड में देखिए क्या कहता है, शिक्षकों के भार को हल्का करने। ये सब तो पढ़ के ही लग जाता है कि सारा क्या है, तो नेगेटिव है, भार को हल्का करने, ठीक है, ये सब क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पे कहता है रोजमर्रा यहाँ देखिए तनाव को दूर करने, तो ये सब क्या है, नेगेटिव। तनाव को दूर करने के लिए जो है सीबीएसई द्वारा समूह परियोजना गतिविधि को किया जाता है, ऐसा कोई भी बात नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रचार प्रसार करने के लिए की बात हो रही है, तो ये सब क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर फर्स्ट नंबर होगा, तो जिनका फर्स्ट है बिल्कुल करेक्ट। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब देखिए अगले प्रश्न में क्या कहता है कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी, मतलब जो विद्यार्थी इंटरनली मोटिवेटेड है, ठीक है, तो फर्स्ट में कहता है के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सेकंड में कहता है के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। थर्ड में है का बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है। और फोर में है के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम फर्स्ट को देखें तो आंतरिक रूप से जो विद्यार्थी अभिप्रेरित है, जो मोटिवेटेड हैं, तो उसके लिए कहता है पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। तो ये बिल्कुल वर्ड जो है यहाँ पे इसको क्या करता है, तो गलत बनाता है, तो हमारा फर्स्ट नहीं होगा। सेकंड में कहता है के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि उसके लिए केवल बाह्य पुरस्कार जो है वो पर्याप्त नहीं होता है, ठीक है। वो इंटरनली मोटिवेटेड होता है, तो किसी भी फील्ड में अगर वो जाएगा तो वो उस सेक्टर में वो क्या करेगा, अपना बेहतरीन रोल करेगा, अगर वो उस सेक्टर से रिलेटेड वो इंटरनली क्या है, तो मोटिवेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड नंबर ही हो जाना चाहिए। थर्ड में देखिए क्या कहता है, का बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी की तुलना, यहाँ पे तुलना की बात हो गई, इसलिए देखते ही इसे हटा देना है, ठीक है। के लिए अभी औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, तो फॉर्मल एजुकेशन जो स्कूल में दिया जाता है उसकी कहता आवश्यकता नहीं है, तो ये गलत हो जाता है। तो हमारा सेकंड नंबर इसका आंसर हो जाएगा, तो जिनका 2 है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कहता है कि उपलब्धि प्रेरणा है, ठीक है, यानी कि अचीवमेंट मोटिवेशन क्या होता है। तो फर्स्ट में है चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। सेकंड में असफलता से बचने की प्रवृत्ति होती है। थर्ड में है सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता होती है, ठीक है। फोर में है बिना विचारे जल्दीबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति होती है। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या होता है वो आपको बताना है, तो आप लोग बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें चुनौती पूरी कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति होती है, तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट नंबर ही हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको किसी फील्ड में अगर उपलब्धि होता है, आप उससे क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं, और आप उस कार्य को करने के लिए ज़्यादा और भी अंदर से एग्रेसिव, मतलब कि इनकरेज होते हैं, ठीक है। तो इसका फर्स्ट नंबर ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड में क्या कहता है, असफलता से बचने की प्रवृत्ति होती है, तो ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है तत्परता, चाहे आप सफल हो चाहे आप असफल हो उसकी आपको हड़बड़ी रहती है, तो ये क्या होता है, रॉन्ग हो गया। बिना विचारे, यहाँ पे बिना विचारे देखते ही तो ये गलत हो गया, मतलब विचार नहीं करना है। बिना विचारे जल्दीबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति होती है उपलब्धि परिणाम, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
तो फर्स्ट नंबर देखिए, उपलब्धि अभिप्रेरणा में क्या होता है कि अगर आपको उपलब्धि मिल रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होंगे, आप मोटिवेट होंगे। तो उपलब्धि से सफलता भी और असफलता भी दोनों तरह का चीज हो सकता है। आप अगर असफल होते हैं तो वो भी क्या होगा कि एक आपको अलग टाइप से वो या तो इनकरेज कर देगा या तो आपको डिमिनिश भी कर सकता है, ठीक है। तो उपलब्धि आपको मिलेगा तो आप उतने ही अच्छे से क्या होंगे, तो मोटिवेट होंगे, ठीक है। जिस तरह का उपलब्धि मिलेगा उसी तरह से आप क्या होंगे, तो मोटिवेट भी होंगे। अब देखते हैं 26 नंबर, इसमें क्या कहता है कि विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय डैश के सही अनुपात में होना चाहिए, ठीक है। तो आप अगर छात्रों से कुछ पूछते हैं तो उसके लिए जो समय दिया जाता है, ठीक है, प्रतीक्षा समय वेटिंग टाइम जो होता है, तो उसको कितना समय देना चाहिए, क्या सही अनुपात होना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट में कहता है कि पाठचर्या में प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय, ठीक है। सेकंड में प्रश्न का जो कठिनाई स्तर होता है उस अकॉर्डिंग टाइम देना चाहिए। थर्ड में है पिछले पाठों से प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय। और फोर में कहता है वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इसका आंसर हो जाना चाहिए। तो देखिए, अगर फर्स्ट में देखें तो पाठचर्या में प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय, मतलब किसी टॉपिक पे अगर पाठचर्या में जो समय आवंटित किया गया वही समय आप सही उसी अनुपात में आप समय देंगे, ठीक है। यहाँ पे सेकंड में कहता है कि प्रश्न का कठिनाई स्तर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर ही हो जाएगा कि प्रश्न आपका जिस तरह से जिस लेवल का उस अकॉर्डिंग ही आप उसे टाइम देंगे, ना कि ये अगर हम बात करें तो ये हो गया मानक समय जो आपने ऑलरेडी पाठ्यक्रम में उसके लिए मेंशन किया हुआ है। तो जो जहां मानक समय का बात हो गया, ठीक है, लिमिटेड टाइम का बात हो गया, वो हमारा क्या होता है, तो निगेटिव होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे। थर्ड में कहता है पिछले पाठों से प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय, ठीक है। तो पिछले पाठ में जितना टाइम दिया गया था उतना ही टाइम इस बार भी देंगे, तो ये कहना गलत होगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि पिछला पाठ आसान हो, ये पाठ जो है थोड़ा टफ हो जाए, ठीक है। तो ये भी हमारा नहीं होगा। वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता, ठीक है, तो रियल लाइफ में जो प्रश्न का जो देने का समय होता है उसका उत्तर लेने का, ठीक है, तो वो समय देंगे, तो ये सब हमारा नहीं होगा, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, किसी को समय देने में आंसर देने में लेट लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रश्न का जो कठिनाई स्तर होगा उसके अकॉर्डिंग आप उससे छात्र को क्या करेंगे, तो समय देंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, तो जिनका यहाँ पे 2 है बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए इसमें क्या कहता है कि मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन तो आपने देखा होगा कि आपको अगर मान लीजिए कि आप पीएम होते तो आप क्या करते। उसी तरह से यहाँ पे है कि मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए योजना बनाएंगे। तो इस प्रकार का जो प्रश्न है तो किसका उदाहरण होगा। तो फर्स्ट में कहता है उच्च स्तरीय अभिसारी, सेकंड में है उच्च स्तरीय अपसारी, थर्ड में है निम्न स्तरीय अभिसारी, और फोर में कहता है निम्न स्तरीय अपसारी। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें थर्ड और फोर का, तो यहाँ निम्न स्तरीय है तो इसे हम देखते ही हटा देंगे दोनों में, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें अभिसारी और अपसारी, अपसारी क्या होता है, कन्वर्स थिंकिंग, नैरो थिंकिंग, ठीक है। तो ये नैरो थिंकिंग की बात कर रहा है तो इसलिए इसको हम लोग हटा देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर। तो देखा इतना आसानी से आप भी आंसर को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने अगर पीछे टेस्ट अगर आप देखा है तो वहाँ पे हमने बहुत सारे कीवर्ड्स या की पॉइंट्स, बहुत सारे ट्रिक्स आपको बताया है कि कौन से वर्ड को देखते ही हटा देना है। तो आप उसको जाके जरूर देखें, प्लेलिस्ट में बहुत सारा टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है, वहां से जाके आप वॉच जरूर करें। अब अगले प्रश्न में क्या कहता है कि एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है, एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे विद्यार्थी जो कह रहा है दादा आया है, तो यहाँ पे रेस्पेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आप इसको कैसे बताएंगे, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। तो अच्छा उसके दादाजी आए हैं ऐसा कहेंगे, या फिर बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं। थर्ड, दादा आया है की जगह दादाजी आए हैं कहना चाहिए। फोर, आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आप इसमें से क्या बोलेंगे आपको यहाँ पे बताना है। तो ज्यादा जो अच्छा होगा, ठीक है, पॉजिटिव वे में होगा वही आपको बताना है। तो आप लोग आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, ठीक है। यानी कि अच्छा उसके दादाजी आए हैं,
तो इससे क्या होगा कि बच्चे की गलतियों को नहीं बताना है, लेकिन आप ऐसा बोलेंगे तो उसे खुद एहसास हो जाए कि उसने गलत बोला था और वो आपको अनुसरण करे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बच्चे अपने गलतियों को खुद ही सुधार लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चे, आप सही वाक्य नहीं बोल रहे, तो ऐसा नहीं बताना है, तो इसलिए ये नहीं होगा। दादाजी आया ही की जगह दादाजी आए हैं ऐसा कहना चाहिए, ये भी उसे नहीं बोलना है। आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए, इस तरह का बात भी नहीं बोलना। ठीक है, उसके मन में हीन भावना आ सकता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। अब देखिए अगले प्रश्न में क्या कहता है कि लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। तो लॉरेंस कोलबर्ग ने 3 स्तर और 6 अवस्था जो बताया था, अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है तो आप आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे। तो फर्स्ट में कहता है आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, बी में है व्यक्तिकता और विनिमय, सी में है अच्छे अंतर्व्यक्तिक संबंध, ठीक है, और डी में है सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार यानी इंडिविजुअल राइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाना चाहिए, नीचे दिखे दिया है ए डी, ए सी, बी ए या फिर बी डी। ठीक है, तो आप लोग आंसर कीजिए। बहुत अच्छा। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी कि जो थर्ड नंबर में दिया है, तो थर्ड नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका लॉरेंस कोलबर्ग के बारे में मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, तो आप वहां से मनोवैज्ञानिकों का अध्ययन करके जो प्लेलिस्ट है वहां से जाकर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि किसके अलावा यानी डैश के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत, ठीक है, घटना वृत्तांत क्या होता है, तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है, तो पूरे साल भर के अंदर बच्चे का जो बिहेवियर होता है, जो उसका एटीट्यूड होता है, ठीक है, जो उसका परफॉर्मेंस होता है, उसका जो पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, तो वही कहलाता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि किसके अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं, तो अलावा कह रहा है मतलब कि 3 तो आएगा लेकिन एक नहीं आएगा, तो कौन सा नहीं आएगा वही आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो फर्स्ट में कहता है यह घटनाओं का सही वर्णन है। ठीक है, सेकंड में कहता है यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है। थर्ड में है यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है। फिर फोर में है यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि जो फीडबैक होता है उपलब्ध नहीं कराता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाना चाहिए, आप आई होप कि आपको पता चल गया होगा। बहुत अच्छा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों के बारे में एनेक्डोटल रिकॉर्ड में रहता है। ठीक है, यहाँ पे कहता है फीडबैक नहीं, तो फीडबैक ही तो देता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ठीक है, मतलब क्या बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, बच्चे का एटीट्यूड कैसा है, ठीक है, तो बच्चे का बिहेवियर कैसा है, इन सभी चीज़ों के बारे में एनेक्डोटल रिकॉर्ड में पता चलता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो 4 नंबर। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।